रेलवे के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी और इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, पिछले 3 साल में मैं समझता हूँ कि दिल्ली में रेलवे विभाग की तरफ से बहुत सारे प्रकल्प खाली रेलवे स्टेशंस पर ही नहीं अपितु रेलवे की कॉलोनियों में भी बहुत गहराई और गंभीरता से जनता के सेवा के लिए रेलवे मंत्रालय, रेल मंत्री के सहयोग से उनको समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों की ओर से रेल मंत्रालय का, रेल के सभी अधिकारियों का और अपने रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का औपचारिक तौर पर हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि ये जिस शक्ल के अंदर पार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिस शक्ल में मैंने इस स्थान को कुछ समय पूर्व देखा था, मेरे लिए ये विश्वास करना भी कठिन हो रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत और हृदय के साथ इसको एक खूबसूरत वातावरण में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। आज का ये वृक्षारोपण कार्यक्रम उनके उसी प्रयास में सोने में सुहागे जैसा है। इसके लिए आप सब लोग सुबह 6 बजे उठकर यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं आप सबके पार्टिसिपेशन के लिए आप सबको भी अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगभग अभी 24 वर्ष तो हो गए सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़ने की शुरुआत से लेकर आज तक। बहुत सारे पार्कों को डेवलप होते हुए देखा है। बहुत सारे पार्कों को डेवलप होने के कुछ ही दिन के बाद उजाड़ होते हुए देखा है। बहुत सारे पार्कों को लोगों की सहभागिता से सरकार जितना करती है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होते हुए देखा है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अल्टीमेटली जो भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसको सफलतापूर्वक मेंटेन करने के लिए जनता की बहुत गहरी और गंभीर सहभागिता की आवश्यकता है। इस पार्क को जिस स्तर तक भी इस कॉलोनी के लोग बेहतर बनाना चाहेंगे, उस स्तर तक बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन का, सरकार के किसी भी विभाग का जो भी सहयोग आपको चाहिएगा, वो आप अगर 10% मांगेंगे तो आपको 50% मिलेगा, 50% मांगेंगे तो आपको 100% मिलेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद तो कुछ तो लोग हैं जो यहाँ बाहर से आए हैं, उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि वो दोबारा यहाँ के इस पार्क को बार बार आके देखेंगे। लेकिन इस इलाके के लोगों से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और प्रतिनिधियों से मुझे विशेष अपेक्षा है कि वो इसको एक महत्वपूर्ण अपना जिम्मेदारी समझकर इस पार्क को और बेहतरीन दिशा के अंदर बहुत और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करेंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं आया हूँ। यहाँ पर मुझे खुशी है कि हमारे कई संघ के स्वयंसेवक भी हैं,
डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानीय प्रतिनिधि रहे हैं, मेयर रहे हैं, और जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की अपनी हायर सेकेंडरी, उस स्कूल में एक ज़माने में वो अध्यापक भी रहे। तो उनको मैं विशेष रूप से यहाँ पर ये कहकर जा रहा हूँ कि आप ज़रा इस नाते यहाँ के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को जोड़कर, हमारे स्वयंसेवकों को जोड़कर, यहाँ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसको जोड़कर आप इस पार्क को और बेहतरीन बनाने के लिए, कई बहुत बड़े बड़े पार्कों को भी मैंने उजाड़ देखा और कई छोटे छोटे पार्कों को भी ऐसा देखा कि उनको देखकर उनमें से जाने का वापस मन नहीं करता। बहुत बड़ी संख्या में बहनें भी आई हैं, तो वो भी इस काम के अंदर अपने नौजवान बच्चों के साथ लगे। और जो जो आप कहेंगे कि साहब इस पार्क में ये करिए वो करिए, रेलवे से कहेंगे वो करेगा, रेलवे नहीं करेगा तो हमारे पास हमारा एमपी डेवलपमेंट फंड तो जिंदाबाद है ही है, उससे तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं। आपको पिछले लगातार 2 महीने से मुझे पर्यावरण से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण गतिविधि के साथ सारे दिल्ली भर में भी और देश भर में भी, और विशेषकर अपने इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लगातार जुड़ने का मौका मिल रहा है। और इसके अंदर जितना आनंद आता है, मुझे लगता है किसी दूसरे काम में किसी को नहीं आ सकता। हमारे यहाँ पर्यावरण की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे यहाँ वृक्षों को, नदियों को, इनको सबको ईश्वर जैसा स्थान दिया गया है। नदियों को हमारे यहाँ कहते हैं कि वो हमारे माँ के समान है, वृक्ष को पिता जैसा, भाई जैसा, ईश्वर जैसा, प्रकृति को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। और उस नाते इस प्रकृति को बहुत और बेहतर बनाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हम सबका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज अगर आप सही मायने में जीवित हैं तो मैं मेडिकली कहूँ, उसके अंदर अगर कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो इन वृक्षों का है, इन जंगलों का है। शायद ये हमको दिखता नहीं है कि हम इनकी वजह से इस समय सांस ले रहे हैं। ये यहाँ ना होते तो हमारा दम घुट रहा होता, लेकिन ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आज सारी दुनिया जो है वो 2 शब्दों का बहुत प्रयोग करती है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और सारी दुनिया के अंदर शायद जितनी गंभीर चिंता, जितने गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कॉन्फ्रेंस, जितनी गंभीरता से यूनाइटेड नेशंस के अंदर चर्चा, जितनी गंभीरता से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री नहीं, राष्ट्राध्यक्ष, उनके बीच में मीटिंगें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बड़ा विषय है जिसके ऊपर चर्चा होती हो। 2015 में आपने सुना कि पेरिस में जब मीटिंग हुई तो सारी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री का नाम जो है सारे दुनिया के लोगों ने पहली बार सुना, जब उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की। उन्होंने दुनिया के लोगों को कहा कि ये क्लाइमेट चेंज और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकल विषय नहीं, ये मॉरल इश्यूज़ है, ये नैतिक विषय है। और ये मॉरल इश्यूज़ इसलिए है कि हमें, जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, जो अभी इस संसार में नहीं आए हैं, उनको क्या वातावरण देना है, या उनको कौन सी हवा मिलेगी, या उनके लिए कौन सी नदी होगी, कौन सी ज़मीन होगी, कौन सा जंगल होगा, कौन से
वन के अंदर जीव जंतु होंगे और वो सारी चीज़ों के वातावरण के कारण उनके स्वास्थ्य पर कैसा अच्छा और या दुष्प्रभाव होगा, उसके प्रति जो उनका राइट है, उनका जो अधिकार है, उस अधिकार को व्यक्त करने के लिए वो बच्चे अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करना आज हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि हम सब ने हमारे बचपन के अंदर जो हमारे दादा दादी ने हमको जो शायद पर्यावरण दिया, या हमारे दादा दादी को उनके दादा दादी ने जो पर्यावरण दिया, उसकी शायद हम लोग रक्षा नहीं कर पाए। हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं कि ये हमारे यहाँ ये एक प्रकार से हमारा डीएनए है, इसकी रक्षा करना। हमारे पूर्वजों ने हमें साफ़ सुथरी नदियाँ दी थी, बहुत स्वच्छ जल दिया, बहुत साफ़ सुथरी हवा दी, घने जंगल दिए, पशु दिए, ज़मीन दी जो बहुत उपजाऊ थी, सब कुछ अच्छा दिया। लेकिन शायद हमने हमारे पूर्वजों की दी हुई शिक्षा, उनके दिए हुए संस्कार, उनकी दी हुई जीवन पद्धति, उसको ठीक ढंग से संभाल कर नहीं रखा, उसको भुला दिया। और उसका परिणाम यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि कितनी चारों तरफ तबाही होती है। कहीं तो सूखा पड़ता है, कहीं देश के अंदर इतनी ज़्यादा जो है फ्लड्स की समस्या हो रही है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कितनी किस्म की तबाही होने की आने वाले समय के अंदर संभावना है। बद्रीनाथ के अंदर हम लोगों ने तबाही को देखा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग, इनके तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं, और इस नाते ये हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम आज के इस युग में अपने पूर्वजों की दी हुई शिक्षा को दोबारा से स्मरण करें, और हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम कम से कम उनको वो वातावरण तो वापस दें, वो एनवायरनमेंट तो वापस दें जो हमने हमारे पूर्वजों से लिया था। और ये काम ऐसा नहीं है कि कोई सरकार योजना बनाएगी तो होगा। ये काम ऐसा भी नहीं है कि पेरिस के अंदर जो है सारे दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे एक एग्रीमेंट के ऊपर तो उससे होगा। ये काम ऐसा भी नहीं है कि संसार के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई स्टेटमेंट देकर हंगामा खड़ा कर देंगे, उससे जो है इसके अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा। इसके अंदर फ़र्क तब पड़ेगा जब हम में से एक एक व्यक्ति इसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करेगा। ये पेड़ लगाना केवल इसका एक छोटा सा पक्ष है, लेकिन ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े काम हैं जो हमारे जीवन में अपने घर से लेकर और अपने कार्यालय तक, अपने व्यवसाय तक हम इस पर्यावरण की रक्षा के लिए कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ही पिछले 3 साल में बहुत सारे बड़े बड़े विजन देश के लोगों के सामने रखे हैं, और उन विजन्स के अंदर उन्होंने, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये इतनी सारी चीज़ें रखी हैं जो कि हम सब की भागीदारी से इस देश को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। अभी उन्होंने हमारे सामने सन 2022 में जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे, तो उस समय इस देश को दोबारा से 125 करोड़ लोगों को हम एक न्यू इंडिया डिलीवर कर सकें, ऐसा भारत डिलीवर कर सके जहां स्वच्छ वातावरण हो, साफ सुथरा शहर हो, साफ सुथरा गांव हो, लोगों के स्वास्थ्य की पर्याप्त रक्षा हो, बच्चों के चेहरे पर खुशी हो, मुस्कान हो, लोगों के दुखों का निवारण हो, बुजुर्गों के, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा हो, और फिर बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन, पर्याप्त कैलोरीज की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, देश को जातिवाद, आतंकवाद
और इस तरह की जो बीमारियां देश के अंदर लग गई, उन सब से मुक्ति मिले, ये उन्होंने एक बड़ा सपना भारत के लोगों के सामने रखा है। ये सपना भी किसी कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने से या योजना बनाने से नहीं सफल होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ नया लक्ष्य तय करना जरूरी है। जीवन के अंदर कुछ न कुछ हर रोज कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है जो हमारे अलावा दूसरों की बेहतरी के लिए हो, समाज की बेहतरी के लिए हो, राष्ट्र की बेहतरी के लिए हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए हो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और ऐसे अवसर जब हम एक पवित्र वातावरण में एक पवित्र काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि उसी संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। अपने जीवन के लिए एक नया सपना संजोने की आवश्यकता है। उस सपने के ऊपर गहराई से, गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हमने अपने पर्यावरण मंत्रालय में पिछले 2 महीने में, जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, एक बड़े पैमाने पर रिसर्च करके हमने कम से कम 600-700 ऐसे, अभी पर्यावरण की बात होती तो लोग सोचते हैं कि खाली कोई एक पेड़ पौधा लगा दिया यही पर्यावरण की रक्षा है, लेकिन जब हमने रिसर्च करके लिस्ट बनानी शुरू की तो हमने कम से कम 600-700 ऐसे कामों की लिस्ट बना डाली जो हमें लगा कि हर आदमी के जीवन में वो ये छोटे छोटे काम तो बहुत ऐसे कर सकता है, और ऐसे करते ही उसके एक एक काम से जो है इतना कंट्रीब्यूशन होता है बेहतरी के लिए पर्यावरण की कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो चाहे क्लीन एनर्जी का प्रयोग हो, चाहे वो पानी की रक्षा हो, चाहे वो हमारे जीवन के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे इनपुट्स के माध्यम से परिवर्तन हो, उस लिस्ट को भी अभी हम आने वाले समय में देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस अवसर पर कोई बहुत लंबे चौड़े संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं। जिस न्यू इंडिया को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि किसी को भगत सिंह की तरह दोबारा शहीद होना पड़ेगा, गुरु तेग बहादुर साहब की तरह किसी को बलिदान देने की ज़रूरत है, राजगुरु की तरह फांसी पे लटकने की ज़रूरत है। ये सब कुछ चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं। तो छोटे छोटे काम करके भी हम हमारे देश की आज़ादी को, उसकी रक्षा कर सकते हैं और दोबारा से हमारे जो भारत है इसको पुनः उस विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं जो उसका अतीत रहा है, और अपने भविष्य को अतीत से भी बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बड़ी संख्या में बहनें भी आई हैं यहाँ पर, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस समय बहनें तय कर लेंगी तो इस देश के अंदर जो मोदी जी परिवर्तन चाहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि बहनें जो हैं वो हर घर का न्यूक्लियस है और समाज का न्यूक्लियस हर घर है। और जो बहनों के माध्यम से जो माँ जो होती है घर में, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, बच्चे के लिए अच्छे संस्कार देने वाली टीचर भी होती है। और जो पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ से घर से जो प्रतिपादित हो सकती है और उसके माध्यम से जो समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, मैं समझता हूँ कि उसको जो है शायद हम किसी दूसरे स्थान से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, गणेश चतुर्थी है, उसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यूँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं भारत में, लेकिन गणेश जी का जो है एक बहुत ही विशेष स्टेटस है। वो एकदम सिंपल साधारण होते हुए भी वो सद्बुद्धि के भगवान माने जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके जो शरीर की रचना है उसमें भी आप जिस चीज़ को भी देखेंगे तो उसका एक अपना बड़ा व्यापक संदेश है। पेट में भी कैसे बात रखनी जरूरी है, गहराई से कैसे बात को सुनना है, हर चीज़ का उनके जीवन के अंदर एक संदेश है।
और कितने स्मार्टली उन्होंने परिक्रमा करके सारी दुनिया को, अपने माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने रेस जीती थी, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए उनको सद्बुद्धि का भगवान कहते हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आज के इस पवित्र अवसर पर गणेश जी से, कि हम सबको वो आज थोड़ा थोड़ा कुछ सद्बुद्धि दे और उसका इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन को और अधिक गहराई और गंभीरता से, सच्चाई और ईमानदारी से देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए उसको हम समर्पित करें। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे हमारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता लोग हैं, कॉरपोरेटर भी है यहाँ के। आप ही हो ना यहाँ के कॉरपोरेटर? कौन है? कोई बात नहीं, यहाँ आए नहीं, वो बुलाया नहीं उनको। सभी यहाँ पर हमारे बीजेपी के और दूसरे भी जो लोग हैं उनको सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।